अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिहाज से जितना भी हमने थ्योरेटिकल बैकग्राउंड या थ्योरेटिकल डिस्कशन की है उसके लिहाज से आज एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो उसका स्टार्ट कैसे है, कैसे उसको स्टार्ट करेंगे और कैसे उसकी जो है ना वो न्यूमेरिकल होंगे और किस तरीके से हम उसको लेकर चलेंगे। तो जो पहला न्यूमेरिकल डेमोन्स्ट्रेशन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, वो इस तरह है कि एक क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया है कि एक डाटा दे करके पूछा गया है कि आपकी प्राइम कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट क्या है और इसी तरीके से पर यूनिट कॉस्ट क्या है। तो ये एक डाटा है, उसी के जरिए हम इसको सवाल को हल करते हैं। देखें, के लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट 120 के। प्रोडक्ट का नाम 120 के है और के लिमिटेड ने जो है ना ये चीज प्रोड्यूस की है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू दिस प्रोडक्ट इज गिवन बिलो। बजटेड आउटपुट फॉर द ईयर 900 यूनिट्स है। 900 यूनिट्स बजटेड हैं, मींस कि हम फ्यूचर में 900 यूनिट्स बनाएंगे। बजटेड आउटपुट कि हम फ्यूचर में 900 यूनिट्स बनाएंगे और उन 900 यूनिट्स को बनाने के लिहाज से ये पैसे खर्च होंगे। स्टैंडर्ड डिटेल्स फॉर 1 यूनिट, वो कह रहा है कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिहाज से मटेरियल कितना लगेगा, डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा, 40 स्क्वायर मीटर एट द रेट ऑफ 5.3 पर स्क्वायर मीटर। वो कहता है कि 40 स्क्वायर मीटर खर्च होगा एक यूनिट को बनाने के लिए और एक स्क्वायर मीटर की जो कीमत है वो 5 रुपये 30 पैसे है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूँ आपको कि डायरेक्ट मटेरियल एक यूनिट के ऊपर कितना खर्च होगा, तो वो ये होगा 40 मल्टीप्लाई बाई 5.3। तो टोटल सिर्फ मटेरियल के पैसे कितने खर्च होंगे एक यूनिट के ऊपर, ये है 40 × 5.3। ये बन जाएगा $212। $212 खर्च होंगे तो एक यूनिट बनेगा। और ये अभी किस चीज की बात हो रही है, डायरेक्ट मटेरियल की बात हो रही है। इसी तरीके से डायरेक्ट वेजेस अदा कर रहे हैं। दो किस्म के डिपार्टमेंट से चीज गुजर के मुकम्मल होगी। एक होगा बॉन्डिंग डिपार्टमेंट और एक होगा फिनिशिंग डिपार्टमेंट। और बॉन्डिंग डिपार्टमेंट 24 घंटे में यूनिट मुकम्मल करेगा और फिनिशिंग डिपार्टमेंट 15 घंटे में यूनिट मुकम्मल करेगा। बॉन्डिंग डिपार्टमेंट के मजदूरों को 5 रुपए पर आवर के हिसाब से वेजेस दी जाएगी, लेकिन फिनिशिंग डिपार्टमेंट के मजदूरों को 4 रुपये 80 पैसे के हिसाब से वेजेस दी जाएंगी। हमने क्या करना है, नंबर ऑफ आवर्स को मल्टीप्लाई कर देना है पर आवर से। तो ये आंसर आ जाएगा 24 × 5 120। कितना आ जाएगा 120। ठीक है। और 15 × 4.8 ये आ जाएगा 72। ठीक है, 72। अच्छा, अब देखें फर्दर डाटा क्या होगा, मजीद डाटा क्या होगा कि बजटेड कॉस्ट। बल्कि यहां तक पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि फिर ये स्क्रॉल डाउन करने में और अप करने में जो है ना मुश्किल होगी। तो पहले इसी को हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये सवाल जो उसने पूछा ना, वो पूछा हुआ है प्राइम कॉस्ट बताएं। जो पहला पहला सवाल है वो क्या पूछा हुआ है, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल को में डायरेक्ट लेबर जमा कर देते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जमा कर देते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाता है, प्राइम कॉस्ट। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, प्राइम कॉस्ट। अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिहाज से एक यूनिट को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं
तो एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिहाज से हमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी अदा करनी पड़ेगी, ये अभी मैंने कैलकुलेशन आपको करके दिखाई है, इतनी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं $212 खर्च करने पड़ेंगे एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल के। डायरेक्ट लेबर के कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? अच्छा, डायरेक्ट लेबर जो है वो दो किस्म की है, मैं यहां पर थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख रहा हूं, बॉन्डिंग डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट। ठीक है, यहां पे डायरेक्ट लेबर को हेडलाइन बना देते हैं, बॉन्डिंग डिपार्टमेंट की वेजेस कितनी होंगी? वो होंगी 120। और इसी तरीके से फिनिशिंग डिपार्टमेंट की, एफ डिपार्टमेंट में लिख रहा हूं। ठीक है, एफ डिपार्टमेंट, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के मजदूरों को कितनी वेजेस देनी है? $72 देनी है। चूंकि हमने ये पढ़ा हुआ है, पहले से चैप्टर्स में लिखा हुआ है कि जी प्राइम कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल जमा डायरेक्ट लेबर जमा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिखे हुए, तो हम फिलहाल डायरेक्ट एक्सपेंसेस की हेडिंग तो बना लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस के सामने अमाउंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारी प्राइम कॉस्ट क्या हो जाएगी, इनको जमा कर लेते हैं। 212 जमा 120 जमा 72, हमारी प्राइम कॉस्ट हो जाएगी $404। अच्छा, अब ये बात जेन में रखनी है कि जो $404 है, ये एक यूनिट बनाने की कॉस्ट है। एक यूनिट बनाने की कॉस्ट क्या है? $404। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज क्या पूछ रहा है वो आपसे, पहले ये नोट कर लें आप जरा। ये आपकी $404 क्या है? प्राइम कॉस्ट है। ठीक हो गया। मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं ताकि मजीद आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा सकूं। देखें, चलें, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमारी बात ब्रेक हुई थी। हमने इससे पहले प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर ली है, और प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, उसमें जमा कर देंगे डायरेक्ट लेबर, और उसमें जमा कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमारे चैप्टर के अंदर, हमारे इस सवाल के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए, दो चीजें दी हुई हैं, डायरेक्ट मटेरियल जो कि $212 का था, और डायरेक्ट लेबर जो कि अ, जो बॉन्डिंग डिपार्टमेंट की लेबर थी वो $120 थी, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट की लेबर थी $72। इन तीनों को जमा किया जाए तो बनता है $404। 1 मिनट के लिए वेट कीजिएगा, मैं भी आता हूँ।
जी, सॉरी, मुझे जो है वो एक अर्जेंट फुल कॉल आ गई थी, तो मुझे उसका रिप्लाई करना था। तो हम बात कर रहे थे कि अगर हमें एक यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो तो प्राइम कॉस्ट एक यूनिट की कितनी होगी। तो हमारा आंसर था $404 पर यूनिट। अब हमें कैलकुलेट करना है मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट का जो फार्मूला है वो क्या है, पहले फार्मूला नोट डाउन कर लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट
मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला है प्राइम कॉस्ट। मैं प्राइम कॉस्ट के लिए पीसी लिख रहा हूं, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल एफओएच, वेरिएबल एफओएच। अब देखें हमारे सवाल के अंदर प्राइम कॉस्ट तो हमने पहले से मालूम कर ली है, $404 हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम देखेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। तो पता चला कि वेरिएबल कॉस्ट का डाटा ये दिया हुआ है, ये जो मैं अंडरलाइन कर, और वेरिएबल कॉस्ट भी, वेरिएबल एफओएच कॉस्ट भी दो किस्म की है, एक बॉन्डिंग डिपार्टमेंट के लिहाज से और एक फिनिशिंग डिपार्टमेंट के लिहाज से। तो देखें हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट बॉन्डिंग डिपार्टमेंट की है वो टोटल $45,000 है। और $45,000 खर्च कब हुए हैं? जब 30,000 घंटे काम करेंगे। जब 30,000 घंटे काम करेंगे तो फिर $45,000 खर्च होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 1 घंटे का कितना खर्चा है। जब हम 45,000 को 30,000 पे तकसीम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.5 पर आवर, 1.5 पर आवर। ठीक हो गया। और इसी तरीके से फिनिशिंग डिपार्टमेंट के लिहाज से $25,000 खर्च होंगे अगर हम 25,000 घंटे काम करेंगे। तो 25,000 को डिवाइड करते हैं 25,000 से, तो हमारा 1 घंटे का कितना खर्चा आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखें कि हमारे सवाल के अंदर जितने बॉन्डिंग डिपार्टमेंट के घंटे और जितने फिनिशिंग डिपार्टमेंट के घंटे हैं वो देखते हैं कि वो कितने हैं। देखें यहां पर लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर के लिहाज से 24 घंटे जो हैं वो हम काम करेंगे। 24 घंटे बॉन्डिंग डिपार्टमेंट के और 15 घंटे फिनिशिंग डिपार्टमेंट के। तो हमारे क्वेश्चन के मुताबिक जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 24 और ये मल्टीप्लाई बाई 15, तो एक यूनिट को बनाने के लिहाज से वेरिएबल एफओएच कितने हो गए? 1.5 मल्टीप्लाई बाई 24, ये आंसर आ जाएगा 36। ये कितना आ जाएगा? 36। $36 जो है वो वेरिएबल एफओएच हैं सिर्फ बॉन्डिंग डिपार्टमेंट के। और इसी तरीके से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, तो आंसर कितना आ जाता है? 15 ही आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब देखें कि हमारे पास ये भी वेरिएबल एफओएच है और ये भी वेरिएबल एफओएच है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूं आपको कि वेरिएबल एफओएच बॉन्डिंग डिपार्टमेंट के अलग हैं और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अलग हैं, ठीक है, तो ये कितने कितने हो गए? 36 बॉन्डिंग डिपार्टमेंट के हो गए और 15 जो हैं वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट के हो गए। और ये दोनों, चाहे 36 हैं चाहे 15 हैं, ये दोनों वेरिएबल एफओएच हैं। ठीक है। अब ऊपर से प्राइम कॉस्ट में ये दोनों जमा कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 455। अगर हमें कहा जाएगा कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या है तो हम कहेंगे 455। मार्जिनल कॉस्ट का आंसर क्या आ जाएगा? 455। अब देखें नेक्स्ट हमारा सवाल है, थर्ड क्वेश्चन है कि टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट बताएं। टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट से क्या मुराद है कि हमने इसी मार्जिनल कॉस्ट में सिर्फ फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को जमा कर देंगे। और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी यहां पे लिखी हुई है, ये आपकी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट लिखी हुई है, बल्कि फिक्स एफओएच कहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये क्या चीज है? फिक्स्ड एफओएच, फिक्स्ड एफ ओ एच। ठीक है। अब फिक्स्ड एफओएच जो है वो आप मार्जिनल कॉस्ट में जमा कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट आ जाएगी। अब देखें कि हमारे सवाल के अंदर 36,000 फिक्स एफओएच हैं और हमने कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं? हमने ऊपर पढ़ा था 900 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है। तो
पर यूनिट फिक्स एफओएच कॉस्ट क्या हो जाएगी? पर यूनिट यूनिट फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट, वो क्या होगी? 36,000 तकसीम 900 यूनिट। हमने बजटेड जो प्रोडक्शन देनी है वो 900 यूनिट देने हैं, और 900 यूनिट के लिए हमें 36,000 खर्च करने पड़ेंगे। तो एक यूनिट के ऊपर कितने खर्च हो जाएंगे? 36,000 तकसीम 900, आंसर हो जाएगा 40। एक यूनिट के ऊपर हमारा फिक्स एफओएच कितना है? $40। हम क्या करेंगे, यहां पे करेंगे प्लस फिक्स एफओएच। 455 में हम $40 जो है वो जमा कर देंगे फिक्स एफओएच के, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट आ जाएगा। टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट आ जाएगा। और हमें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले पता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कि जब कभी भी हम अपनी पर यूनिट कॉस्ट के अंदर, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट के अंदर फिक्स एफओएच कॉस्ट का एलिमेंट शामिल कर लें, तो उसको शामिल करने से हम क्या आंसर हासिल करते हैं? एब्जॉर्प्शन कॉस्ट का आंसर हासिल करते हैं। तो अब देखें, 455 × 40 ये हो जाएगा $505। 500, एक मिनट, 455 × 40, $495, सॉरी, $495। तो $495 हमारा क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन कॉस्ट हो जाएगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट का फार्मूला ये होता है कि जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होती है, आपकी मटेरियल भी वेरिएबल कॉस्ट है, आपकी लेबर भी वेरिएबल कॉस्ट है, आपकी वेरिएबल एफओएच भी वेरिएबल कॉस्ट है, इन तीनों को जमा करते हैं तो आंसर क्या आया था? $455 आया था, जिसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते थे। ठीक है, इसी मार्जिनल कॉस्ट के अंदर हम फिक्स एफओएच जमा करेंगे तो आंसर आ जाएगा एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। ठीक है, अब ये एब्जॉर्प्शन कॉस्ट का जो आंसर है, ये हमारा तीसरे सवाल का जवाब है, और हम चौथे सवाल का जवाब ले रहे हैं। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब ये होता है कि टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में आपने नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट जमा कर देनी है। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट जमा कर देंगे। नॉन, मैं एनपी कॉस्ट लिख रहा हूं इसके सामने, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। और आप इस चीज के बारे में जानते हैं कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब ये होता है सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट। सेलिंग, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंस कॉस्ट को, ये चार किस्म के नामों को हम क्या कहते हैं? नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो आपकी कितनी है? $27,000 जो है वो आपकी कॉस्ट है। और वो ये कहना चाह रहा है, मैं आपको थोड़ा सा दोबारा वापस लेके जाता हूं, आपके सवाल के अंदर बजटेड आउटपुट फॉर द ईयर कितनी लिखी है? 900 यूनिट लिखी हुई है। इतने ही यूनिट प्रोड्यूस करेंगे और इतने ही यूनिट जो है वो आप बेचेंगे। ठीक है, अच्छा। तो जब अगर मैं कहूं कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, तो वो क्या करेंगे? 27,000 टोटल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। ठीक है, और 900 यूनिट बनाने हैं और 900 ही बेचने हैं, तो फिर एक यूनिट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो अगर मैं कहूं आपको कि एक यूनिट की नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? 30, तो ये बिल्कुल सही होगा। अब आपने क्या करना है? $495 जो है ना वो टोटल एग्जॉशन कॉस्ट है, उसमें नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट 30 जमा करना है। 30 जमा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 525। 525 हमारा आंसर आएगा। और ये देख लें, ये जो हमने सारी कैलकुलेशन की है, ये हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिहाज से की है कि $525 हमें एक यूनिट को प्रोड्यूस करने पे लगेंगे। तो हम ये कहेंगे टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, क्या लफ्ज लिखा हुआ है? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? तो जवाब होगा $455 पर यूनिट। ये है आपका मुकम्मल सवाल। जहां तक देख लें, आज हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो न्यूमेरिकल था वो आज हमने स्टार्ट कर दिया। जितनी भी हमने थ्योरी 2 सेशंस में पढ़ी है,
उसको मुकम्मल करने के बाद आज हमने उसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, और हमने ये देखने की कोशिश की है कि अगर हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। ये है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन। इसमें देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, डाटा किस चीज़ का दिया हुआ है, और हमें क्या सॉल्व करना है। देखिए, लिखा हुआ है द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज बजटेड एंड एक्चुअल कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर डिपार्टमेंट एक्स। डिपार्टमेंट एक्स की जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट भी दी हुई है और एक्चुअल कॉस्ट भी दी हुई है। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी ओरिजिनल बजट है। बजट का मतलब क्या होता है, आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट। और एक्चुअल रिजल्ट्स भी दिए हुए हैं। सेल्स कितने की है, 6 लाख रुपए की ओरिजिनल तौर पर की है। मींस स्टैंडर्ड क्या था, 6 लाख रुपए का, लेकिन एक्चुअली तौर पर सेल की है 5 लाख 50। इस तरीके से डायरेक्ट मटेरियल कितने का, 1 लाख 50 का। डायरेक्ट लेबर 2 लाख रुपए की। प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएबल दिए हुए हैं 50,000, फिक्स दिए हुए हैं 25,000, और टोटल कॉस्ट दी हुई है 4,25,000। ठीक है, और इस 6 लाख में से 4,25,000 को माइनस किया तो आंसर कितना बचा, 1,75,000 प्रॉफिट बचा। तो ये बात क्लियर कर लें कि कितने का माल बेचना था, 6 लाख का माल बेचना था, उसमें से कॉस्ट है 4,25,000। 6 लाख माइनस 4,25,000, तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,75,000। ठीक है, और यहां पर ये भी बता रहा है कि डायरेक्ट लेबर ऑर्स कितनी है, 50,000, और सेल्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स कितनी है, 5,000। 5,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, 5,000 ही बेच देंगे, तो उसके बदले में हमें कितनी सेल्स होगी, 6 लाख रुपए की सेल। ये तो है थोड़ा सा डेटा, और ये एक्चुअल रिजल्ट्स हैं। ठीक है, ये भी सेम उसी तरह ही हैं जिस तरह मैंने जो है ना वो ओरिजिनल डाटे को पढ़ा है, कोई उसमें नहीं है। लेकिन ये है कि ना एक्चुअली तौर पर यहाँ पर सेल कम हुई है, कोई मसला नहीं है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि 6 लाख रुपए की सेल होगी, लेकिन हमारी एक्चुअली तौर पर सेल 5,50,000 की हुई है, कम हुई है। ठीक है, जब 5,50,000 की हुई तो इसका मतलब 50,000 रुपये की सेल कम हुई है। ठीक है, ये इसी तरीके से बाकी सारी चीजें हैं। एक्चुअली तौर पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वो कहता है देयर इज नो ओपनिंग एंड एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है सवाल में। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। वो कहता है कि जी आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट बतानी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट भी बतानी है और टोटल भी बतानी है। अब ये देख लें कि जब कभी भी हमें कहा जाएगा कि आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट को कैलकुलेट किसके जरिए करना है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जरिए करना है। स्टैंडर्ड कॉस्ट और मेथड कौन सा है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी हम जानते हैं कि हमने वेरिएबल कॉस्ट भी लेनी होती है और फिक्स कॉस्ट भी लेनी होती है। जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी दी हुई है, 1,50,000 रुपए की। यहाँ पे 1,50,000 ले लेता हूँ। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी दी हुई है, 2 लाख रुपए की। अच्छा, इन दोनों को जमा करता हूं तो क्या आंसर आ जाता है, प्राइम कॉस्ट। टोटल कितना हो जाएगा, 3,50,000।
इसमें जमा करता हूं वेरिएबल एफ ओ एच, वेरिएबल एफ ओ एच जमा करता हूं, वो कितना है? वेरिएबल एफ ओ एच है, वेरिएबल विद डायरेक्ट लेबर 50,000। ठीक है, 50,000। और इसमें फिक्स एफ ओ एच भी जमा करता हूं, फिक्स्ड एफ ओ एच, वो कितना है? वो है 25,000। ठीक हो गया, 25,000। अब देखें, 3,50,000 आपकी प्राइम कॉस्ट है, 50,000 पे वेरिएबल एफओएच कॉस्ट है, 25,000 फिक्स एफओएच कॉस्ट है। इन तीनों को आपस में जमा करते हैं तो आंसर आ जाता है 4,25,000। ये 4,25,000 हमारी क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट है। अगर मैं ये कहूं उसकी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट है तो बिल्कुल सही होगा। लेकिन हमने कौन सा मेथड यूज किया है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मेथड यूज किया है। जब कभी भी वो कहे कि जी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मेथड यूज करना है और स्टैंडर्ड कॉस्ट बतानी है टोटल, तो टोटल जो है वो आपका 4,25,000 होगी। लेकिन अगर वो पूछेगा पर यूनिट, पर यूनिट स्टैंडर्ड कॉस्ट बताएं, तो क्या करेंगे? कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम? 5,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसी 4,25,000 को हमने किस पे तकसीम करना है? 5,000 यूनिट्स पे तकसीम कर देना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4,25,000 तकसीम 5,000। आंसर आ जाएगा $85 पर यूनिट, $85 पर यूनिट। हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? $85 एक यूनिट की कॉस्ट है। ठीक हो गया। जब कहेंगे कि टोटल कॉस्ट 5,000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट कितनी है, तो हम कहेंगे 4,25,000। जब कहेंगे कि एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, तो फिर उसी 4,25,000 को 5,000 यूनिट पे तकसीम कर दें, क्योंकि हमने 5,000 ही यूनिट बनाने हैं और 5,000 ही बेचने हैं। तो जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 85 पर यूनिट, और यही हमारा आंसर होगा। पहला जो हमारा क्वेश्चन था अल्फा, इसका आंसर आ गया है। अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग। बहुत आसान है कि जब कभी वो कहेगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत टोटल कॉस्ट भी बताएं और पर यूनिट कॉस्ट भी बताएं, तो वो क्या होगा? बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। आपने क्या करना है? मटेरियल कॉस्ट भी ले लेनी है, लेबर कॉस्ट भी ले लेनी है। इन दोनों को जमा करेंगे तो आंसर आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आप 50,000 सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट जमा करेंगे, 50,000 सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट जमा करेंगे, और जमा करके इसका आंसर ले लेंगे। तो इसका आंसर कितना है? 3,50,000 जमा 50, टोटल वेरिएबल एफओ जमा करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 4,00,000। तो आपकी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत कितनी है? 4,00,000। जब कभी भी कहा जाएगा कि आपने मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत टोटल कॉस्ट, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो उसका फार्मूला क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और वेरिएबल एफओएच कॉस्ट, इन तीनों को जमा कर देंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत। अब इसी के जरिए ही हम पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अभी भी यूनिट हमने 5,000 ही बनाने हैं, तो 4,00,000 को तकसीम कर देते हैं 5,000 यूनिट्स पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 80 पर यूनिट। आंसर क्या आ जाएगा? 80 पर यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत टोटल मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? 4,00,000, और पर यूनिट मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? 80 पर यूनिट। ये था हमारा सवाल। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब आप बात करते हैं वेरिएंस एनालिसिस। हमने थ्योरेटिकल तौर पर इस चीज को डिस्कस किया हुआ है पहले से कि वेरिएंस से क्या मुराद है। वेरिएंस से मुराद की है द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड द स्टैंडर्ड कॉस्ट
is called variance. So when we call it as variance, the definition will be the difference between actual cost and the standard cost. If the actual cost is greater than the standard cost, the resulting answer will be known as adverse variance. And if the actual cost is less than the standard cost, the resulting variance will be known as favorable variance. ठीक हो गया। अब ये जो वेरिएंसेस हैं वो कितनी किस्म की हैं, कौन कौन सी चीजों की कैलकुलेट करनी है, वो थोड़ा सा मैं आपको अगले पेज पे लेके जाता हूं, तो आपको सारा इदराक हो जाएगा कि आपने कौन कौन से वेरिएंसेस कैलकुलेट करनी है। तो ये देखें, हमने सेल्स के वेरिएंसेस कैलकुलेट करनी है, हमने रॉ मटेरियल की वेरिएंसेस कैलकुलेट करनी है, लेबर वेरिएंसेस, वेरिएबल एफओएच वेरिएंसेस और फिक्स एफओएच वेरिएंसेस। ठीक है। सेल्स के वेरिएंसेस को अगर हम डिस्कस करें तो सेल्स के वेरिएंसेस दो किस्म के हैं। एक है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। और दूसरा है सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस। अब डिस्कस करते हैं कि सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस से क्या मुराद है। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस सिंपल वॉल्यूम से मुराद ये होता है कि हमने कितने यूनिट बेचे हैं। अगर हमने एक्चुअल जो यूनिट बेचे हैं उसका डिफरेंस लेना है स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ, कि हमने स्टैंडर्ड क्या सेट किया था बेचने का। फॉर एग्जांपल हमने स्टैंडर्ड सेट किया था 1000 यूनिट बेचने का स्टैंडर्ड सेट किया था, और हमने बेचे हैं 900 यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ द डिफरेंस बिटवीन 900 यूनिट एंड द 1000 यूनिट। Whenever we are required to calculate the sales volume variance, we will get difference between the actual sales unit and the budgeted sale unit. If the actual sale units are greater than the budgeted sale units, the resulting variance will be known as favorable variance. And if the situation is adverse, standard or budgeted units are greater than the actual units, the situation will be known as adverse variance. Now, the sales price variance. What is sales price variance? The difference between actual sales price and the budgeted sale price. If the actual sale price is greater than the budgeted sale price, the variance will be known as favorable variance. And if the actual sales price is less than the standard price or the budgeted price, the difference will be known as adverse variance. If we want to calculate the variances of sales volume and the sales price, we will use the formula for the variance. फार्मूला क्या होगा, मैं थोड़ा सा फार्मूला आपको यहां से दिखा देता हूं। देखें, ये देखें, सेल्स वेरिएंसेस। सेल्स वेरिएंसेस दो किस्म के हैं, एक है सेलिंग प्राइस वेरिएंस और दूसरा क्या है, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। मैंने भी यही बात की, सेल्स प्राइस वेरिएंस और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स प्राइस वेरिएंस का फार्मूला क्या है, अगले सफे पे देखते हैं। ये देखें, वो कहता है कि सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस अगर होगा तो उसका फार्मूला क्या होगा, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। लेकिन सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को दो तरीकों से हमने हल करना है, बहुत आसान है। अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होगी तो कैसे हल करना है, मार्जिनल कॉस्टिंग होगी तो कैसे हल करना है, बहुत आसान फार्मूला है। मैं यहां पे फार्मूला लिखता हूं, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, एस वी वेरिएंस में लिख रहा हूं, ठीक है। सेल्स
वॉल्यूम वेरिएंस। अच्छा ये देखें, दो किस्म की कंपनीज होती हैं। कुछ कंपनीज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करती हैं, कुछ कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करती हैं। जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करती हैं वो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला क्या रखेंगी? देखें जरा, मैं लिखता हूं। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड माइनस बजटेड क्वांटिटी सोल्ड, बजटेड क्वांटिटी सोल्ड। दोनों का आपस में डिफरेंस लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड मार्जिन के साथ, स्टैंडर्ड मार्जिन। अब ये स्टैंडर्ड मार्जिन का मतलब क्या है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन है। मैंने क्या किया है, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड में से बजटेड क्वांटिटी सोल्ड को माइनस करना है। माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड मार्जिन के साथ। स्टैंडर्ड मार्जिन का मतलब क्या है? अगर जो कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करती है तो स्टैंडर्ड मार्जिन का मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट। स्टैंडर्ड मार्जिन का मतलब क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर जो कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करती है तो स्टैंडर्ड मार्जिन का मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है। अब देखें जरा, दोबारा देखें। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करना है और उसका फार्मूला क्या होगा? हमेशा यही फार्मूला होगा, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड माइनस बजटेड क्वांटिटी सोल्ड, दोनों का डिफरेंस लेने के बाद स्टैंडर्ड मार्जिन से मल्टीप्लाई करना है। स्टैंडर्ड मार्जिन का मतलब क्या है? there are two types of companies in the market. One, those companies who use the absorption costing method, and other who use the marginal costing method. Those companies who use the absorption costing method, the standard margin will be known as gross profit, and those companies who use the marginal costing, the standard margin word will be designated as contribution margin. ठीक हो गया। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इस डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं सेल्स प्राइस वेरिएंस की बात करता हूं। एक ही दफा मैं आपको जो है ना फार्मूलाज लिखवा देता हूं। सेल्स प्राइस वेरिएंस, एसपी वेरिएंस लिख रहा हूं मैं। देखें, एसपी वेरिएंस क्या है? एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअली तौर पर कस्टमर को कितनी प्राइस चार्ज की है तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। अच्छा, यहां पर इंटरचेंजेबली एक लफ्ज यूज हो रहा है। कभी मैं स्टैंडर्ड का लफ्ज यूज कर रहा हूं, कभी मैं बजटेड का लफ्ज यूज कर रहा हूं। तो दोनों इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूं, कोई एक लफ्ज यूज कर लें। एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस, और मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का डिफरेंस लेने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड से, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। ये फार्मूला है आपका। सेल्स प्राइस वेरिएंस का फार्मूला क्या है? एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। अब जरा देख लें, इफ द एक्चुअल प्राइस इज ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड प्राइस, द वेरिएंस विल बी नोन एज फेवरेबल वेरिएंस, and if the situation is reverse, standard price is greater than the actual price, the situation will be known as adverse variance। ठीक हो गया। चलिए, अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी इसी फार्मूले के जरिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस और सेल्स प्राइस वेरिएंस कैसे कैलकुलेट हो। तो ये फार्मूलाज आप नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये फार्मूलाज भी लिखे हुए हैं आपकी आसानी के लिए, ये लिखे हुए हैं। ये आपने जो है ना ये फार्मूला यहाँ से भी देख लेने हैं। ये सेल्स प्राइस वेरिएंस है,
अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है और मुफ्त के नंबर हैं। सिर्फ फार्मूलाज याद करनी है। इस चैप्टर के अंदर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ फार्मूलाज याद करने हैं। और आपको जो है वो पेपर में कामयाब होने के लिए जो है ना, कोई एक अच्छा चांस है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, लिखा हुआ है कैलकुलेट द सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस अंडर द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यहां तक पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है और अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। तो आपको याद होगा कि सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला क्या होता था, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड माइनस बजटेड क्वांटिटी सोल्ड, दोनों का डिफरेंस लेते थे और उसको मल्टीप्लाई करते थे स्टैंडर्ड मार्जिन के साथ। और स्टैंडर्ड मार्जिन का मतलब ये है कि अगर हमारा सवाल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का है तो स्टैंडर्ड मार्जिन का मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर हमारा सवाल मार्जिनल कॉस्टिंग का है तो हमारा जो स्टैंडर्ड मार्जिन है उसका मतलब क्या था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब चूंकि मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से पहले हल करवा रहा हूं तो फिर हमने ग्रॉस प्रॉफिट को पहले कैलकुलेट करना है। और ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का सिंपल फार्मूला क्या होता है, सेल्स प्राइस में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हैं। सेल्स प्राइस में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हैं। लेकिन यहां पर चूंकि ये बहुत आसान सा सवाल बनाया हुआ है, उसने ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना उस सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, आपके सवाल में जो है ना वो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, 205 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट है और 245 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है। ठीक है, अभी फिलहाल हम जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। और कौन सा मेथड है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ए बी कॉस्टिंग में लिख रहा हूं। ठीक है, ए बी कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को मैं क्या लिख रहा हूँ शॉर्ट करके, ए बी कॉस्टिंग। जरा फार्मूले को जरा रिपीट करें। एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड कितना है हमारे पास, 1000 यूनिट्स है। एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड कितना है, 1000 यूनिट्स। ठीक है, और बजटेड क्वांटिटी कितनी है, ढूंढे जरा आप भी। बजटेड क्वांटिटी लिखी हुई है 900 यूनिट्स। अब जरा 1 मिनट के लिए सोचें, मैं आपको यहीं पे ही एनालिसिस करना सिखा देता हूं कि हमने सोचा था कि हम 900 यूनिट बेचेंगे, लेकिन हमने 1000 यूनिट बेच दिए। क्या ज्यादा यूनिट बेचे हैं या कम यूनिट बेचे हैं? अगर आपका आंसर ये कि ज्यादा यूनिट बेचे हैं, एक्चुअली तौर पर ज्यादा यूनिट बेचे हैं, तो फिर ये सुन लें कि ज्यादा यूनिट बेचने का मतलब है फेवरेबल वेरिएंस और कम यूनिट बेचने का मतलब है एडवर्स वेरिएंस। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहीं से पता चल गया कि हमारा आंसर क्या आएगा, फेवरेबल आएगा। अच्छा, फिर मैंने क्या कहा था कि एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी या बजटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट लिखूं या मैं स्टैंडर्ड मार्जिन लिखूं, एक ही मतलब है। ठीक है, तो अब देखें डिफरेंस कितना आ गया, 1000 माइनस 900, 100 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, और 100 के डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है 205 के साथ, तो हमारा वेरिएंस कितना आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 205, तो आंसर आ जाएगा 20,500। 20,500। जिस तरह मैं थोड़ी देर पहले बता के गया हूं कि चूंकि क्वांटिटी ज्यादा सोल्ड की है, तो हमारे वेरिएंस का नाम क्या होगा, फेवरेबल। फेवरेबल, मैं FAV लिख रहा हूं, फेवरेबल। ठीक हो गया। फेवरेबल का भी बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है। जब कभी भी अब आपका आंसर फेवरेबल आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो वेरिएंस है ये प्रॉफिट में 20,500 इजाफे का बाइस बनेगा। आपका ये जो वेरिएंस है, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, 20,500 आंसर आया है और इसके रिमार्क्स में लिखा हुआ है कि ये फेवरेबल है। तो ये बात समझ लें कि 20,500 आपके प्रॉफिट में इजाफे का बायस बनेगा। और अगर यही आंसर 20,500 अनफेवरेबल आ जाता या एडवर्स आ जाता, तो इसका मतलब ये होता कि आपका ये जो वेरिएंस है ये प्रॉफिट में 20,500 कमी का बायस बनता। अब चूंकि फेवरेबल आ गया तो ये प्रॉफिट में इजाफे का बायस बनेगा। अच्छा जी, जल्दी से दूसरा वेरिएंस कैलकुलेट करें। वो कहता है कि अब मार्जिनल कॉस्टिंग के जरिए भी कैलकुलेट करें इसी वेरिएंस को। तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, और कौन सा मेथड है, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल एम कॉस्टिंग लिख रहा हूं मैं, एम कॉस्टिंग। ठीक है, और अगेन वही 1000 यूनिट एक्चुअल सेल है, मैं अब दोबारा फार्मूला नहीं लिखता। और बजटेड क्वांटिटी कितनी है, 900 यूनिट है।
और ढूंढे हमारे सवाल के अंदर कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितने हैं, 245। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग का जो आंसर होता है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का आंसर क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं मजीद। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 245, तो ये आंसर आ जाएगा 24,500। और ये 24,500 का मतलब क्या है, 24,500 फेवरेबल। मैं सिंपल ए एफ लिख दूं, या एफ ए बी लिख दूं, या फेवरेबल पूरा लफ्ज लिख दूं, एक ही मतलब है। तो अब इस 24,500 का मतलब क्या हुआ कि सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस प्रॉफिट में कितने इजाफे का बाइस बनेगा, 24,500। चलें जी, अब इसका दूसरा पोर्शन भी करते हैं हल। सेल्स प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करना है, और सेल्स प्राइस वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, एसपीवी। एसपीवी का मतलब क्या हुआ, सेल्स प्राइस वेरिएंस। फार्मूला क्या होगा, एक्चुअल प्राइस। मैं थोड़ा सा फार्मूले को और मजीद शॉर्ट कर रहा हूं। एक्चुअल प्राइस में मैं एपी लिख रहा हूं, और एक होगा स्टैंडर्ड प्राइस। चले, मुझे ख्याल है ये कोई इंटरनेट का मसला बार बार आ रहा है। तो चले, हम अपना क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। हमने कैलकुलेट करना था सेल्स प्राइस वेरिएंस। ठीक है, सेल्स प्राइस वेरिएंस का फार्मूला क्या था, एक्चुअल प्राइस। मैं थोड़ा सा मजीद शॉर्ट करके लिख रहा हूं, एक्चुअल प्राइस को एपी लिख रहा हूं, और माइनस कर रहा हूं स्टैंडर्ड प्राइस से, और दोनों को आपस में माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई करूंगा, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ए क्यू एस लिख रहा हूं मैं, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखें हमारी एक्चुअल प्राइस क्या थी, जरा देखें। एक्चुअल प्राइस यहां से मिलेगी आपको। एक्चुअल सेल है 1,000 यूनिट, और एक्चुअल प्राइस कितनी है, 650। तो यहां पे हमारी एक्चुअल प्राइस प्राइस कितनी आ जाएगी, 650। और हमारी स्टैंडर्ड प्राइस क्या आ जाएगी, 700 माइनस 700। और एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड कितना है, 1,000। ठीक है। अच्छा, अब जरा थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। मैंने कहा था कि अगर आपकी एक्चुअल प्राइस कम है और आपकी स्टैंडर्ड प्राइस ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि अनफेवरेबल वेरिएंस। ये बात याद रख लें कि हमें कहा गया था, कंपनी ने कहा था कि 700 रुपए का यूनिट बेचना है, लेकिन सेल्स मैनेजर ने उसको 650 रुपए का बेच दिया है। इसका मतलब कम प्राइस में बेचा है। जब कम प्राइस में बेचा है, तो ये कम प्राइस में बेचना प्रॉफिट में कमी का बाइस बनेगा। तो प्रॉफिट में कमी का बाइस जब बनेगा, तो इसके आंसर का नाम क्या होगा, अनफेवरेबल बैलेंस। इसका आंसर क्या होगा, अनफेवरेबल। मैंने आपको पहले सिखा दिया कि इसका आंसर क्या आएगा, अनफेवरेबल। तो क्या करेंगे, 650 माइनस 700, आंसर आ जाएगा -50। -50 को मल्टीप्लाई करेंगे 1,000 से, तो आंसर आ जाएगा 50,000। 50,000। अब देखें आपका सेल्स प्राइस वेरिएंस जो है ना, वो 50,000 क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। अच्छा, ये बात याद रख लें कि ये जो 650 में से 700 माइनस किया था, तो आंसर -50 आया था। माइनस का जो साइन है, इसको इग्नोर कर दिया करें। माइनस के साइन को आपने इग्नोर कर देना है, और सिंपल आपने क्या लिखना है, 50,000 लिखना है। कैसे आया, 650 माइनस 700, 50 डिफरेंस आ गया, उसको 1,000 से मल्टीप्लाई कर, तो आंसर कितना आ गया, 50,000। और 50,000 की रिमार्क्स में क्या लिखेंगे, अनफेवरेबल। अच्छा, इसको अनफेवरेबल भी कहते हैं, इसको एडवर्स भी कहते हैं। अनफेवरेबल भी कहते हैं, एडवर्स भी कहते हैं। एडवर्स। ठीक है। अब ये एडवर्स का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, अब दोबारा बता देता हूं कि जब कभी भी आपका आंसर एडवर्स आ जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके ये जो वेरिएंस है, ये प्रॉफिट में कमी का बायस बनेगा। अगर मैं कहूं कि 50,000 एडवर्स वेरिएंस है, तो आपकी प्रॉफिट में कितना कम हो जाएगा, 50,000 पे प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये था सवाल आपका सेल्स वेरिएंसेस के। मैंने आपको सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस भी कैलकुलेट करना सिखा दिया। अगर कोई कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करती है तो कैसे कैलकुलेट करेगी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करती है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर मैंने आपको सेल्स प्राइस वेरिएंस भी कैलकुलेट करना सिखा दिया। जब सेल्स प्राइस वेरिएंस और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस दोनों को इकट्ठा पढ़ा जाए, तो फिर वो क्या बन जाता है, सेल्स वेरिएंसेस बन जाते हैं। ठीक हो गया। चले, अब थोड़ा सा आप मजीद एक सवाल और हल करते हैं। देखें जरा, ये देख लें, ये मैंने आपको शो भी करवा देता हूं। आपका वेरिएंस देखें जरा, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत 20,500, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस
मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत 24,500 और सेल्स प्राइस वेरिएंस 50,000 पे एडवर्स। ठीक हो गया। चले, ये तो सवाल आपका एग्जैक्टली जिस तरह मैं चाह रहा था वैसे ही हो गया है। इंशाल्लाह आप अगले सवाल भी इसी तरह ही आसानी से कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन मजीद भी कर लेते हैं, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू। इसमें भी जो है वो आपको सेल्स वेरिएंसेस कैलकुलेट करना पूछ रहा है आपसे। सिखा तो नहीं रहा, लेकिन अब आपसे वो पूछ रहा है कैसे हल करेंगे, तो देखें कैसे हल करते हैं। अच्छा, फार्मूला मैं रखने देता हूँ और अमाउंट्स इरेज कर देता हूँ। देखें जी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं पहले जरा। वो कहता है कैलकुलेट सेल्स प्राइस वेरिएंस एंड सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, और साथ ही को कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड यूज करना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक ही चीज कैलकुलेट करनी है, दोनों नहीं कैलकुलेट करनी। पहले वाले सवाल में तो उसने मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत भी आपसे सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करवाया था और मार्जिनल कॉस्टिंग के जरिए भी कैलकुलेट करवाया था, लेकिन इस सवाल के अंदर सिर्फ सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करवा रहा है, सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग के जरिए। एक वक्त में एक कंपनी एक मेथड यूज करती है। जो कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड यूज करती है वो मार्जिनल यूज नहीं करती, जो मार्जिनल यूज करती है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड यूज नहीं करती। तो चलें करते हैं। पहले हम इसको हल कर लेते हैं, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, SVV। ठीक है। और फार्मूला मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूं। एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, AQS लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड माइनस बजटेड क्वांटिटी सोल्ड, दोनों का डिफरेंस लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन से। ये बिल्कुल शॉर्ट सा करके फार्मूला लिख दिया है, आप इसी तरीके से इसको याद कर लें। यहाँ पे ढूंढते हैं कि एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड कितना है। रेडिक लिमिटेड हैज बजटेड सेल्स 400 यूनिट्स। लो जी, बजटेड सेल तो उसने बता दिया 400 यूनिट्स। ठीक है। अब हम एक्चुअल सेल ढूंढते हैं। The variable costs are expected to be 1.8 per unit. There are no fixed costs. The actual sale was 500 units, और यहां पे हम 500 यूनिट्स पुट कर देते हैं। अगेन हमारे सवाल के अंदर एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड ज्यादा है और बजटेड क्वांटिटी सोल्ड कम है। इसका मतलब ये है कि हमने अपनी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा सेल की है, और ज्यादा सेल किस चीज को शो करता है, प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है। इंक्रीज इन द प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है। और जब कभी भी इंक्रीज इन द प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है तो आपके जो वेरिएंस का रिमार्क्स हैं वो क्या आएंगे, फेवरेबल आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 500 में से 400 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, फेवरेबल आएगा। मैं पहले से यहां पे लिख देता हूं, आपको आपकी भी अंडरस्टैंडिंग इस तरह डेवलप हो जाएगी कि ये फेवरेबल इसका वेरिएंस आएगा। अब हमने मल्टीप्लाई करना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन से, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपकी सेल्स प्राइस है 2 रुपये 50 पैसे और आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 1 रुपये 80 पैसे। 2 रुपये 50 पैसे में से 1 रुपये 80 पैसे माइनस करें तो बाकी क्या डिफरेंस आता है, 0.70। 0.7 मीन्स का आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, 70 पैसे। ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ रहा है 500 माइनस 400, 100 मल्टीप्लाई बाई 0.7, आंसर आ जाएगा 70। आंसर क्या आएगा, 70। और 70 क्या आपका फेवरेबल वेरिएंस है। और फेवरेबल वेरिएंस किस चीज का है, वॉल्यूम वेरिएंस है। दूसरा हमारा है सेल्स प्राइस वेरिएंस। हम ढूंढते हैं कि एक्चुअल सेल प्राइस क्या है। एक्चुअल सेल्स प्राइस हमारी क्या है, 2 रुपए है। एक्चुअल सेल्स प्राइस क्या है, 2 रुपए। हम 2 रुपए को यहां पे लिखते हैं। और बजटेड सेल्स प्राइस कितनी है, बजटेड सेल्स प्राइस है 2 रुपये 50 पैसे, या स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, 2 रुपये 50 पैसे। ठीक है। अब जरा देखें, खुद ही इसका अंदाजा लगाएं। एक्चुअली तौर पर हमने 2 रुपए का यूनिट बेचा है, हालांकि कितने का बेचना चाहिए था, 2 रुपये 50 पैसे का। हमने कम पैसों में बेचा है, और कम पैसे ये शो करते हैं कि ये हमारे प्रॉफिट में कमी का बाइस बनेगा। जब प्रॉफिट में कमी का बाइस बनेगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अनफेवरेबल आ जाएगा। अनफेवरेबल कह लें या एडवर्स कह लें, ठीक हो गया। चलें जी, ये तो हमने तय कर लिया। अब हमने एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाई करना है, और एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड कितनी है, 500 यूनिट। तो 500 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ जाएगा 2 - 2.5 मल्टीप्लाई बाई 500, तो ये आंसर आ जाएगा 250। अब ये 250 माइनस में आ रहा था, तो मैंने आपको पहले भी बताया है
कि माइनस का जो साइन है वो उड़ा दिया करेंगे, सिंपल फिगर लिखा करेंगे 250, और ये क्या लिखेंगे, अनफेवरेबल। ठीक है, चले मैं इसका आंसर जो है वो आपको दिखा भी देता हूं। देखिए जरा, ये देखिए आपका सेल्स प्राइस वेरिएंस कितना है, एडवर्स 250, यही है ना। ये देखें, सेल्स प्राइस वेरिएंस 250 एडवर्स है, और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस 70 फेवरेबल है। ठीक है, अच्छा एक चीज नई भी सिखा रहा है वो आपको। जब आपने सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लिया और सेल्स प्राइस वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लिया, तो फिर इनका आपस में भी डिफरेंस लेना है। अगर दोनों फेवरेबल है तो दोनों जमा हो जाएंगे, एक फेवरेबल है एक अनफेवरेबल है तो माइनस हो जाएंगे, अगर दोनों अनफेवरेबल है तो वो भी दोनों जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी हम सेल्स प्राइस वेरिएंस और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का मजीद अगर फर्क लें तो पता चलता है कि ये एडवर्स है ये फेवरेबल है, ये आपस में माइनस होंगे, और जब माइनस हो जाएंगे तो फिर इनको मजीद माइनस करेंगे तो पता चलेगा 180 एडवर्स है। और 180 एडवर्स का मतलब क्या है, टोटल सेल्स वेरिएंस। टोटल सेल्स वेरिएंस, जब कभी भी सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस के आंसर को और सेल्स प्राइस वेरिएंस के आंसर को मजीद जो है वो वेरिएंस ले लेते हैं, तो फिर वो हमें टोटल वेरिएंस का आंसर देता है। ठीक है, टोटल सेल्स वेरिएंसेस, नेट सेल्स वेरिएंसेस भी कह सकते हैं इसको, कि हमारे नेट सेल्स वेरिएंसेस कितने हैं, 180। ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन को जो है ना वो आप दोबारा करें, और जो पहले मैंने सवाल करवाया वो भी दोबारा करें, और जो मैंने कॉस कॉर्ड के लिहाज से जो क्वेश्चन करवाया था वो भी दोबारा करें। और एक क्वेश्चन मैं आपकी असाइनमेंट में डाल रहा हूँ, टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग 3 जो है वो आपकी असाइनमेंट है। ये वाला क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट है, ये आप करें। अगर आपसे हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। तो चलें, नेक्स्ट सेशन के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।